हेलो। आई एम ऑडिबल। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो हम कर रहे हैं हमारी प्लेलिस्ट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस है। आरआरबी जेई आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने इस वीडियो में रेलवे आरआरबी जेई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस हम कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। 2019 शिफ्ट 1 का ये पेपर है। 28 मई को जो हुआ है, हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि वी कंबाइन फन विद प्ले। खेलते खेलते ही 20 सेकंड में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, वो 20 सेकंड हमें पता है, क्योंकि देखो, आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है स्पीड। आपकी स्पीड कितनी है, आप कितनी जल्दी सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। तो आपको ना 20 सेकंड में इतनी जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देना है हर क्वेश्चन का। जितनी जल्दी सॉल्यूशन आप देंगे कि आपके आसपास वाले जने भी कहने लग जाएं अपनी, मतलब वो रुक जाएं और ये सोचने लगे कि इसका ही सिलेक्शन होगा, हमारा नहीं होगा। तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आसपास वाले बंदे भी डर जाएं। तो देखो, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसकी फुल एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं विद सॉल्यूशन, एक ही वीडियो में सॉल्व क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम। अगर आप न्यू है और आपको नहीं पता कि स्टेज 1 स्टेज 2 आरआरबी जेई में क्या होता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। स्टेज 1 में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। तो इसकी वीडियोस, इसकी न्यू प्लेलिस्ट हम आपके लिए अपने ही चैनल पर लेकर आए हैं। अगर आपने डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आप बहुत फायदे में रहने वाले हैं आगे। क्योंकि हमारा कंटेंट, हमारी नॉलेज आपको बढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप लोग इतना अच्छा कंटेंट कहीं और जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के आपसे पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन। आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, अपनी पूरी मेहनत कर लीजिए, पूरा हार्डवर्क कर लीजिए। हार्डवर्क के साथ साथ अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे, और स्मार्टली पेपर को क्रैक कैसे करना है हम ये भी आपको सिखाएंगे। तो अगर जो हम पेपर की बात करें तो इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, और वो 100 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, पर वहीं अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो उसका 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है। तो वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। जी हाँ, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डे ड्रीमर चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी जेई की डे ड्रीमर चैनल से कीजिए। जी हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारे डे ड्रीमर चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ। क्योंकि इस चैनल पर हम लेके आते हैं स्टडी, माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस, उसके साथ उनके सॉल्यूशंस, और आपको आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, पढ़ कैसे सकते हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसकी टिप्स और ट्रिक्स आप क्या फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें। सबसे पहले तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अपना एक टाइम टेबल आप बना लीजिए। उस टाइम टेबल में आप 1 आवर पढ़ाई करने के बाद हाफ आवर का ब्रेक जरूर लीजिए। 8 आवर्स की स्लीप आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक शांत जगह पर आपको पढ़ने बैठना है। अपना मोबाइल फ़ोन अपने आप से बहुत दूर रख देना है। पढ़ने के लिए
आपको एकदम शांत जगह होनी चाहिए, मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, आपका माइंड एकदम सेट होना चाहिए। तो पढ़ने से पहले उठते ही 10 से 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर कीजिए। स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके अपने मेडिटेशन की स्पीड बढ़ाइए। क्योंकि क्योंकि रुकना मना है, कदम से कदम बढ़ाए जाओ और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने सक्सेस की ओर, अपने गोल की ओर। अपना जो गोल है आपका, आपने अगर अभी तक अपने गोल को एक पेपर पे नहीं लिखा है तो अभी के अभी अपने गोल को एक पेपर पे लिखिए, उसके लिए हर रोज काम कीजिए। और रात को सोने से पहले एक एक छोटा सा पेपर लीजिए जिसपे आप, एक छोटी सी डायरी में आप लिखें कि जी हाँ, आज मैंने अपने गोल की तरफ कितने कदम बढ़ाए हैं, मैं रोज रोज सक्सीड कर रही हूँ अपने गोल की तरफ या नहीं कर रही हूँ। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप अपना मन कैसे लगाएं, ठीक है। माइंड सेट अपना इतना स्ट्रांग रखना है, मेडिटेशन करना है, इवनिंग वॉक पर जाना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी सुनना है, आंखों से कानों से सब पॉजिटिव चीजें देखनी है, पॉजिटिव चीजें सुननी है और अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। बहुत अच्छे से अपने करियर की ओर आप बढ़ो। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेना है तो आपको वो भी मिलेगा। प्राइवेट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे हम एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन, एप्टीट्यूड की वीडियोस भी लेके आने वाले हैं, जो कि आपके प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए ही बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर को, लाइक कर दो इस वीडियो को। एंड वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरआरबी जेई नाउ। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली नीचे आ जाती हूँ जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर पर। जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन बेस है जनरल अवेयरनेस का। ये क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन हमारे से पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नासा, नासा की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज नेशनल एजेंसी ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज navigational aeronautic and space administration. Option number C is national aeronautics and space administration. And option number D is national aeronautics and space agency. तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद नासा की फुल फॉर्म अगर नहीं आती है तो देखो, आपको इन क्वेश्चन से अवेयर होना बहुत जरूरी है कि नासा की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेविगेशन नहीं आएगा, एजेंसी नहीं आएगा, एरोनॉटिक्स आएगा, ठीक है, जो स्पेस में, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, ठीक है। हाउ डज इंसुलिन रेगुलेट, मतलब इंसुलिन क्या रेगुलेट करता है, हाउ डज नहीं, व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट? ऑप्शन नंबर ए इज रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज हार्ट बीट, ऑप्शन नंबर सी इज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन नंबर डी इज फिजिकल ग्रोथ। तो जल्दी से 20 सेकंड में इसका आंसर आप दे दीजिए। जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से एक ही क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी तक तो आपने 20 सेकंड लेकर अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर ही दिया होगा। नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज करता है हमारा, इंसुलिन क्या रेगुलेट करता है, ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन इज अ peptide hormone produced by the beta cell of the pancreatic that estimate the allowing our body to use sugar या glucose for energy. So it is the main hormone of the body which regulate the metabolism of the carbohydrate, fat and protein by promoting the absorption of glucose from the blood into cells of the liver, fat and skeletal muscles. If our
pancreas doesn't make enough insulin or our body doesn't use insulin properly, it leads to high blood sugar level. This result in diabetes. इससे हमें high blood sugar level is hyperglycemia जो हमें डिजीज हो सकता है. तो इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 38 जो हमें क्या कह रहा है, जिसने हमारे सामने एक सीरीज लाकर रख दी है और हमसे बोल रहा है कि इस सीरीज को आपको कंप्लीट करके दिखाना है. 8 8 8 8 6 6 6 4 4 उसके आगे क्या आएगा. तो देखो अगर हम नंबर काउंट करें, पहले यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 हुए, फिर यहाँ पे 2 हुआ, इसका मतलब एक ही ऑप्शन आएगा, एक ही नंबर आना चाहिए. एक क्या है, 2 और 3 है, तो 2 आएगा या 0 आएगा. अब आप देखो पहले 8 था, 8 में से हम अगले पेज पे आ जाते हैं. 8 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो हमारा क्या आया, 6. अगर हम 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4. अगर हम 4 में से भी अब 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2. और नंबरिंग इसकी कितनी थी, कितनी बार 8 था, कितनी बार 6 था, हमने यहाँ पे लिख के देख लिया है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. इसका आंसर है दैट इज 2. राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. Now moving on to the next question, that is question number 39. What is the missing number in the following series? हमें एक और सीरीज गिवन है और ये क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में होमवर्क में भी दिया था और आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा. तो हम आपको बता देते हैं what is the missing number in the following series. 864, 432, 440, 220, आगे क्या आएगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में है 114. तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें, 864 से 432 पे जाने के लिए अगर हम 864 को डिवाइड कर दे 2 से तो क्या 432 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. यहाँ पे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है. अब हम 432 को 440 पर जाना है तो देखो ज्यादा गैप नहीं है, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो हम माइनस करके देख लेते हैं. मतलब हम 832 को 440 में जाने के लिए हमें 8 प्लस करना पड़ेगा, राइट. अब हमें 440 को 220 में जाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. तो डिवाइडेड बाई 2. तो इससे अब हमें इस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, +8. तो 220 में अगर हम 8 प्लस कर दें तो हमारा आंसर आएगा 228. यही आपका करेक्ट आंसर है. और 228 को अगर आप डिवाइड कर दें 2 से तो आपका आंसर आएगा 114. तो 228 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सीरीज. कभी कभी माइनस अगर आपको दिख रहा है, माइनस करके बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा होगा. डिफरेंस छोटा जा रहा है तो डिवाइड होगा, बड़ा जाता तो मल्टीप्लाई करते हैं. इससे ये हम यहाँ चल रहे हैं, अगर हम इससे ही निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई हुआ है 2 से ना, माइनस हुआ है, प्लस की जगह माइनस. बट हम इस डायरेक्शन में चल के दिखा रहे हैं तो ऐसे होगा जैसे हमने आपको करके दिखाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम रीच आउट आवर नोज क्विकली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज diffusion, option number B is condensation, option number C is evaporation and option number D is fusion. तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सिंपल साइंस 6th क्लास की साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ये जनरल साइंस है जो कि 8th क्लास तक की जनरल साइंस आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपको इसका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा. नहीं आता अगर आपको तो हम आपको बता देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है. और अगर हम आपको बताएं इवेपोरेशन क्या होता है, पानी को हम इवेपोरेट करते हैं. कंडेंसेशन, कंडेंस करना किसी भी चीज को, राइट. फ्यूजन,
एंड डिफ्यूजन। अब ये दो वर्ड आपको समझ रहे होंगे, अरे ये तो भाई फिजिक्स के वर्ड्स हैं, है ना, ये तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, फिजिक्स के भी, क्या है ये, है ना। आपको नहीं समझ आए तो हम आपको बता देते हैं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके आगे पीछे का सब कुछ आपको इसी वीडियो में एक ही साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बस बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको बता दें इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। अब क्यों? द स्मेल ऑफ द परफ्यूम रीचेस आवर नोज क्विकली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। When the perfume is opened, that gas of the perfume move from its area of high concentration to its area of low concentration. This process is called diffusion. High concentration से low concentration में उसको जाने को हम बोलते हैं diffusion. तो जो molecules हैं, जो the molecules move liquid and gas undergo diffusion as the molecules are able to move randomly. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज डिफ्यूजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये होमवर्क क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री, cos 240 डिग्री, cos 180 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। और आपको ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं -1/8, option number B is 1/2, option number C is 1/4 and option number D is 1/16। तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम आपसे पूछे तो cos 120 की वैल्यू, तो मतलब आप इसको ना ब्रेक कर सकते हैं। cos 120 को आप cos 90 माइनस cos प्लस cos 30 लिख सकते हैं, राइट। इंटू आप आप cos 240 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं cos 180 प्लस cos 60, राइट। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करके इसको लिख सकते हैं। तो जो तो फिर जो cos 180 है उसकी वैल्यू cos 90 प्लस cos 90 एंड cos 60 को cos 60 ही लिखेंगे। तो cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री की वैल्यू होती है नेगेटिव का साइन 30 डिग्री। अब हम इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं, लिख के आपको आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद जो cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का साइन 30 डिग्री, हम इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं माइनस के cos 60 डिग्री से। क्यों? क्योंकि जो हमारा cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो होता है वो होता है नेगेटिव का cos 60 डिग्री। cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री जो होता है वो होता है नेगेटिव का साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये आपकी 10th की मैथ्स का क्वेश्चन है। ये आपको बहुत इजीली आ जाना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट मैथ्स। ये आपका ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्या है, हम यहाँ से आपकी फाइल ले लेते हैं, डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे कर लेते हैं। एक ब्लैंक फाइल हमने लिया है क्योंकि हमारा पेज जो है वो फुल हो गया था। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका, आपको सिंपल इनकी वैल्यू रखनी है। जो नेगेटिव का साइन 30 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है -1/2। नेगेटिव का cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस का 1 से और मल्टीप्लाई हम करेंगे 1/2 से, क्योंकि माइनस का 1 हमने रिप्लेस करके लिखा है माइनस साइन 90 डिग्री एंड cos 60 डिग्री इज 1/2। इसको सॉल्व करो, आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 1/8, राइट। ये आपकी वैल्यू आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बट ये माइनस का यहाँ पे माइनस आया, तो माइनस का 1/8 है हमारा आंसर। माइनस का 1/8 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आपको ब्रश अप करने की अपनी ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्री को अपनी ब्रश अप करो। आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और मिल सकते हैं अपने अगले एग्जाम में, तो आप वो देख सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है अगर हम इसमें देखें तो आप देखो इसका जो आंसर्स है वो हमें गिवन है, और ये वाले आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि 36 का बी सी है, सॉरी 36 का सी, दैट आई वाज कंफ्यूज कि बी कैसे है। 37 का सी, 38 का बी, 39 का डी। आप अपने आंसर्स, आपने आपको बोला है कि आप अपने आंसर जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, एक रफ पेपर लेके बैठे जिसमें आप इस सॉल्व करने से पहले, हमारे सॉल्व करने से पहले 20 सेकेंड में अपना आंसर देने की कोशिश करें। आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और फिर आप वो आंसर्स को हमारे यहाँ पे आंसर्स से आके मैच करें। तो दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? Option number A is Uttar Pradesh, option number B is Gujarat, option number C is Bengal, option number D is Rajasthan। तो बताओ भाई, जो साबरमती रिवर है उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई थी, कौन सी इंडियन स्टेट से हुई थी? ये एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस के इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका ऑप्शन है राजस्थान, या राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि साबरमती रिवर जो है ओरिजिनेट हुई है इन द अरावली रेंज इन राजस्थान। The river is a combination of two streams, the Sabar and Hatimati. It flows through the Rajasthan and Gujarat. It is one of the major flowing river in India. तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। Now moving on to the next question. The sum of ages of 5 children born at interval of 4 years is 80. What is the age of the eldest children? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप, मैं चाहती हूँ आप अपना टाइम ले, 20 सेकंड का ले। 20 सेकंड में नहीं होता है तो 30 सेकंड का टाइम ले, सोचे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखो, साथ के साथ सॉल्व करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन हमें पता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हो जाएंगे, तो हम उसमें आपको 20 सेकेंड का टाइम देते हैं। और ये क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन आप 30 सेकेंड में लें, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। The sum of ages of 5 children born at an interval of 4 years is 80. What is the age of the eldest child? Eldest child की age क्या है? Option number A is 16 year, option number B is 24 year, option number C is 18 year, option number D is 28 year। तो हम अलग पेज पे चल के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। उससे पहले हम चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन की विजन एकदम क्लियर हो जाए। तो हमें यहाँ पे बोल रखा है कि हमारे पास 5 चिल्ड्रन है जो 4 ईयर के इंटरवल पे पैदा हुए हैं, और जो उनका सम है, जो उनका एजेस का सम है वो आ रहा है 80। हमें सबसे बड़े चिल्ड्रन की एज बतानी है, पर हमें सबसे बड़े चिल्ड्रन की एज बतानी है, और हम मान रहे हैं हमारे सबसे छोटे जो चिल्ड्रन है, जो छोटा, सबसे छोटा चिल्ड्रन है वो पैदा हुआ था सपोज एक्स में, है ना। अगर एक्स में वो पैदा हुआ था, सबका सम 80 है, तो दूसरा जो चिल्ड्रन है वो कब पैदा हुआ होगा? उसके 4 साल बाद, मतलब x+4 में, राइट। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है तो आप समझो आपका आधा काम पूरा हो चुका है। x+4 क्यों? पहला हमने मान लिया, पहला छोटा बच्चा x मतलब उसकी एज है x, पहले बच्चे की। तो जो अगला बच्चा है उसकी एज कितनी होगी? x+4। ये दूसरा बच्चा हो गया। तीसरे बच्चे की कितनी होगी एज? x+4 + 4 इज 8, x+8 है ना, और 4 प्लस कर दिया। अब तीन बच्चे हो चुके हैं।
अब अगले बच्चे की एज कितनी होगी, x तो हमें पता नहीं है, तो x प्लस कर दो, 8 में 4 प्लस करो, 8 9 10 11 12, x प्लस 12, राइट। तो अभी तक हमारे 4 बच्चे हो चुके हैं, अब बस एक बच्चा रह रहा है, उसकी एज कितनी होगी, x, देखो ना ये बच्चा हो गया, इसकी एज कितनी है, x प्लस 12 में 4 प्लस करो, कितना आएगा 16, x प्लस 16, राइट। इन सब का सम करेंगे, इन सब के सम है 80, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो इट्स वेरी वेरी इजी नाउ फॉर यू गाइस टू सॉल्व द क्वेश्चन। सारे x आप प्लस करो, कितने x है, 5 है, 5x और 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 इज व्हाट, इज 40। तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है, हम पेन ले लेते हैं, पेन हमारा गायब हो गया। आप देखो 5x प्लस कर दो आप 40, 5x में आपने 40 प्लस कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 80, राइट। अगर आपने 40 को उधर लेके गए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 8 जा 40, x की वैल्यू आ गई आपकी 8। इतनी कैलकुलेशन तो आपसे बहुत इजीली हो गई होगी ऑरली ही। अब हमें पूछा है कि सबसे बड़े बच्चे की एज कितनी है। अब आप यहाँ पे देखो कितनी आई थी, x प्लस 16, यही तो है सबसे बड़े बच्चा की एज। तो यहाँ पे x मतलब x क्या है 8, x क्या है 8, राइट। तो हमें क्या करना है, x प्लस 16, 8 में हमने 16 को ऐड कर दिया, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 24 ईयर्स आंसर आएगा। सबसे बड़े बच्चे की एज कितनी है, 24 ईयर, और सबसे छोटे की 8, सबसे छोटा 8 साल का था और सबसे बड़े बच्चा की एज है 28 ईयर, एज ऑफ बिगर चाइल्ड। फाइन, समझ आ गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 24 ईयर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बताया, ये है इसका सॉल्यूशन। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है हमारा। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन बाय। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पीओपी, जिसकी हम चौक्स बनाते हैं। और मेरे पास तो चौक बनाने का बचपन में क्या था, एक सिस्टम था जिससे हम चौक बना सकते थे। एक हमारे पास साँचे होते हैं ना, तो प्लास्टिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स की हम चौक बना सकते थे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम चौक बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन बाय, ऑप्शन नंबर ए इज गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर बी इज चेंजिंग इनटू CaCO3, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन आउट वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंबाइनिंग विद वाटर। तो आप बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो एक पाउडर होता है, जब हम उसे पानी के साथ मिलाते हैं तभी तो वो एक हार्डन, वो पत्थर बन जाता है, मतलब वो चौक बनता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मतलब वो हार्ड हो जाता है। और पीओपी को सिर्फ चौक बनाने के लिए नहीं, हम अपने घरों की दीवारों को भरने के लिए, जब हमारा नया घर बनता है उसमें भी यूज करते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी है, कंबाइनिंग विद वाटर इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हार्डन होता है बाय कंबाइनिंग विद वाटर। इट यूज टू फिक्स वेरियस गैप्स इन द वॉल, रूफ और बिल्डिंग या हाउसेस। और इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे हम ये सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का ये सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, एक इक्वेशन हम आपको समझाएंगे। CaSO4 dot half H2O, H2O is water, CaSO4 dot half H2O में अगर हम पानी मिलाएं, ये क्या है, पीओपी है, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, CaSO4 प्लस हाफ H2O इज पीओपी। अगर हम पीओपी में
वाटर मिलाए कितना हाफ H2। हमने पीओपी में वाटर को मिलाया तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जिप्सम, जो कि क्या है GaCaSO4 डॉट 2H2O। हमने हाफ क्यों लगाया है, क्योंकि हमें बैलेंस करना पड़ता है और इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो ये इसकी इक्वेशन है, आपको समझनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी इसे समझना, तो हमने आपको बता दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमें क्या बोल रहा है हम आपको बताते हैं। इन हुज कोर्ट वॉज चाणक्य आ मिनिस्टर। तो चाणक्य किसके कोर्ट में मिनिस्टर था, किसके कोर्ट में, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है। आपको इन चीजों से अवेयर होना चाहिए कि हु किसके कोर्ट में चाणक्य जो था वो मिनिस्टर था। तो ऑप्शन नंबर ए इज चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी बिंदुसारा, ऑप्शन डी इज दशरथ मौर्य। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 20 सेकंड लीजिए, अपना आंसर पोस्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी पोस्ट कीजिए, वरना हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य जो था वो मिनिस्टर था। तो द चाणक्य was a minister in the court of Chandragupta Maurya. He was the advisory and prime minister of Chandragupta Maurya court. He wrote the famous book. He wrote the famous book Arthashastra. Chandragupta Maurya was the founder of the Maurya Empire. So this is what we are trying to solve the question, and now moving on to the next question. This is again a general science question. What is the unit of joule per coulomb is? What is the unit of joule per coulomb? Joule per coulomb will be the unit of the potential difference. It is the work done in moving unit charge from one point to other. So 1 joule per coulomb is 1 volt. It is 1 volt. Option number C is correct answer. Joule per coulomb is 1 volt. क्योंकि joule per coulomb will be the unit of the potential difference. It is the work done in moving unit charge from one point to other. So 1 joule per coulomb is equal to 1 volt per coulomb. तो 1 volt हम इसको बोलते हैं, 1 volt इसका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस पे जाने से पहले आप यहाँ से अपने आंसर्स जो है वो चेक कर सकते हैं दैट वी हैड मार्क्ड द करेक्ट आंसर और नॉट। सो क्वेश्चन नंबर 42 सेज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज 43, क्वेश्चन जो 44 है उसका डी, क्वेश्चन 45 ए, क्वेश्चन 46 सी। This is the correct answers. Now moving on to the next type of questions we have to solve now here. So the next question onto your screen is given. Who among the following discovered the presence of the neutron in the nucleus of an atom? तो ये जो क्वेश्चन है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आपके पास 100 रीजन होंगे छोड़ देने के, 100 रीजन होंगे छोड़ देने के, इस वीडियो को ना देखने के, या फिर अपने जो आप काम करते हो उस काम को ना करने के। आपको बार बार लग रहा होगा नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, ऐसे नहीं देखना है, ये नहीं करना है, पर आपके पास यू हैव 100 रीजंस टू गिव अप, बट यू नीड ओनली वन टू कीप गोइंग, योर हार्ड वर्क टू फील सक्सेस। ये ही सक्सेस का मंत्र होता है गाइस, कि अगर एक दिन तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, बस उस दिन तक मेहनत करना मत छोड़ो, रुको मत, बढ़ते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि डिसिप्लिन ना, देखो डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जिसको हर किसी को इसका मतलब नहीं समझ आता होगा। क्योंकि डिसिप्लिन वो होता है, इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन देन रेगुलरली टेक एन एक्शन टुवर्ड्स योर डिसीजन विदाउट इंसल्टिंग योरसेल्फ, without the guilt of not doing it. You need to do that work at every time, at every span of time.
कि अगर एक बार मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने क्या, अगर एक बार आपने किसी चीज का डिसीजन ले लिया ना, तो आपके मन में इतनी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मैं खुद की बेइज्जती ना करूं, मैं रोज अपने अपने जो मैंने डिसीजन लिया है उस पर ठीक टिका रहूं, उस पर काम करता रहूं, उस डिसीजन को पूरा करने के लिए अपना काम करूं। और बोलते हैं ना कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग दैट यू डोंट हैव, देन डू समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर। सो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास आज तक नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी मेहनत आपको करनी पड़ेगी जो आपने आज तक नहीं करी। तो चलते रहो, बढ़ते रहो, हर दिन छोटे छोटे कदम अपने गोल की ओर, अपने गोल की तरफ रखते रहो। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो और उनको बढ़ाओ। फिर देखो 1 से 2 महीने में आप अपने आप में खुद ही चेंजेस देखेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दैट्स आर गारंटी कि आप खुद कहेंगे कि दिस इज द रियली डिफरेंट थिंग जो मेरे साथ हो गई है। क्योंकि खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम? खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? मतलब शेर को भी अब मांस खिलाना सिखाना पड़ेगा क्या? देखो, खुद को पुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शेर हैं, आप भगवान के अंश हैं, या फिर आप अपने खुदा के अंश हैं। आपको आपको क्या है, अपने आप को आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं भाई। आपको खुद से गॉड ने बनाया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। आपके अंदर इतना बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि आप जिस चीज को चाहो, तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने के लिए आपका साथ दे। तो ये जो था, ये एक मूवी का डायलॉग है, पर आपको इस डायलॉग के पीछे की जो बात है वो आप समझिए, कितनी गहरी बात उन्होंने कह दी है कि कैसे से हो गए हो आप अपनी किस्मत को कोसते कोसते। मतलब कैसे से हो गए हो आप अपनी किस्मत को कोसते कोसते, दिन भर यूं ही खाली बैठे रहते हो बिना कुछ काम किए, और बातें ही बनाते रहते हो, या कुछ करते भी हो, सिर्फ बातें ही बनाते रहते हो या कुछ काम भी करते हो। तो वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही वक्त मिलते ही आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर चैनल से कीजिए। जी हाँ गाइस, अब आप ही बताएं, आप लोग क्या क्या झेल लेते होंगे, आज तक आपने कितनी चीजें झेली हैं। तो आज किस चीज से डर कर आप रुक गए हो? कौन सी चीज है जो आपको दबा रही है, जिसके आगे आप अपनी चमक छोड़ रहे हो, आप चमकना बंद कर दे रहे हो? आपको चमकना चाहिए, हर दिन अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहो, कदम बढ़ाते रहो और चलते रहो। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? दैट इज क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए इज ई रुथरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी इज ई गोल्डस्टेन, ऑप्शन डी इज जे चैडविक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन in the nucleus of an atom was discovered by J. Chadwick. The atoms are the smallest unit of any chemical element. Atoms are made up of electrons, protons and neutrons. ये सबसे smallest unit होती है, right? It is the smallest unit of any chemical element. तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। बल्कि आपको सिर्फ न्यूक्लियस की ही नहीं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबका ही इस बारे में पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन द जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। बी अवेयर एंड
do like the video, do subscribe the channel and do share the video with your friends, as this is really very good channel for you guys। एंड आप हर दिन बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो ये है कि किरण बेदी इज द प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, इसको काट के मैं 2019 आपको लिखना चाहती हूँ, क्योंकि 2019 का हम पेपर ये सॉल्व कर रहे हैं। तो 2019 की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, वो कौन थी? किरण बेदी इज द लेफ्टिनेंट is the 2019 lieutenant governor of, option number A is Karnataka, option number B is Pondicherry, option number C is Goa, option number D is Kerala। और 2024 की कौन है? 2024 का कौन है? आप 2024 का कौन है, ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी 2019 का कौन है हम आपको बता दे रहे हैं, 2024 का भी हम जरूर बताएंगे। तो पर उससे पहले, हमारे बताने से पहले 20 सेकंड दीजिए, इसे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। 20 सेकंड में आप ये कमेंट कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, किसकी चीज की थी? पौंडुचेरी की। तो किरण बेदी was the Pondicherry was the lieutenant governor of the Pondicherry from 2016 to 2021। ठीक है। She became the first woman IPS officer in India as of 1st August 2024। 1 अगस्त 2024 में कौन था? आप जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। कैलाश नाथ। कैलाश नाथ हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर था पौंडुचेरी का। तो हु इज लेफ्टिनेंट गवर्नर? दैट इज कैलाश नाथ। तो देखिए गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपके साथ उसको ब्रीफली सॉल्व कर रहे हैं। 20 सेकंड में आपको आंसर कैसे देना है किसी भी क्वेश्चन को देखते ही हम आपको ये भी बताते हैं। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल डे ड्रीमर में, लाइक करना है हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार दिखाना है इस वीडियो से, इस चैनल से। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को हमने, हमारे पास 100 क्वेश्चंस है। 90 मिनट्स आपको सॉल्व करने को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस को। तो कोई क्वेश्चन में आप 1 मिनट भी दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कोई 30 सेकंड में। इट जस्ट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको देते हैं, हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, अपनी वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अभी आपका आंसर गलत हो सकता है, पर अगर आप अभी प्रैक्टिस करके अपना आंसर अभी से ही गलत कर लेंगे तो बाद में आपको पेपर में गलत आंसर मार्क करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आराम से इसका सही आंसर मार्क कर पाएंगे पेपर में। इस टाइप के क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को हमें ना थोड़ा सा स्किप कर करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि ये क्या है। हमने इसको क्वेश्चंस को देख के ही पता चल गया कि ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, राइट। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो वो सर्कुलर टेबल के अराउंड सिट हो रहे हैं ना। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रीफली आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि 20 सेकंड में ही, 20 से 30 सेकंड में आपको आंसर देना है। अगर आपको 1 मिनट इस क्वेश्चन में नहीं लगाना है तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो पहले तो आप इसको जितना टाइम आप लेना चाहते हो, 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपको इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। एक ही क्वेश्चन है, इसलिए एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 ही मिनट आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकते हो। तो हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कैप्टन सेट द इमीडिएट राइट ऑफ द कैप्टन ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको के राइट में कौन बैठेगा, मैक्सिको कहाँ बैठेगा और मैक्सिको के राइट में कौन सा कैप्टन बैठेगा। अगर आपको सिर्फ इतना पता चल गया ना, तो आप अपनी सीरीज को सॉल्व करना बंद कर सकते हो। ये होता है 20 सेकंड का आंसर, और 20 सेकंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि स्किप कर करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो इंस्ट्रक्शंस है ना, फेसिंग द सेंटर,
ये फेस कर रहे हैं सेंटर में, है ना, आपने देख लिया फेसिंग द सेंटर, तो आपने चलो ऐसा बना लिया, हम इसे अगले पेज पे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, पर मैंने कहा सब सेंटर पे फेस कर रहे हैं तो ऐसा सा होगा फेसिंग द सेंटर। अब कितने लोग हैं, 8 है, 8 कैप्टन है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ऐसे 8 है, 8 लोग हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जब सेम ऑर्डर में है ही नहीं तो उनका नेम पढ़ के हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। द इंडिया कैप्टन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द मैक्सिकन कैप्टन, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको सॉल्व करना होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने अगर ये पहली बार भी कर रहे हो तो हम आपको बता दें, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो ये तो होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, है ना, और अगर एरो डाउनवर्ड्स है तो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, इससे अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे राइट था ये लेफ्ट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट था ये राइट हो गया, क्योंकि एरो डाउनवर्ड है। जब डाउनवर्ड एरो होता है तो हमारा राइट लेफ्ट ऐसे हो जाता है, जब अपवर्ड एरो होता है तो हमारा राइट लेफ्ट ऐसे हो जाते हैं। अब देखिए ये एक सर्कल है, ये सब लोग बैठे हैं, सर्कल थोड़ा अच्छा बन गया है, कोई बात नहीं, बट आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। अभी तक तो आपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, डोंट वरी, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, हम आपके लिए हैं, हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। तो देखो, द इंडिया कैप्टन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मैक्सिकन कैप्टन, ओनली 2% सिट बिटवीन रशियन कैप्टन एंड स्पेन कैप्टन। तो इंडिया कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मैक्सिकन कैप्टन, इंडिया कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मैक्सिकन कैप्टन। हमने बोला चलो इंडिया कैप्टन ना यहाँ बैठ जाएगा यहाँ पे, तो लेफ्ट में थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब ये क्या है, ये तो ऐसे है, इसका राइट तो ये है, बट यहाँ पे इसका मतलब ये ऐसे होगा ना, 1 2 3 4, आप समझ रहे हैं ना, ये 8 पर्सन आप एक सर्कल में बिठा रहे हैं तो आप ऐसे बिठाएंगे। अगर इंडिया कैप्टन यहाँ बैठा है तो मैक्सिकन कैप्टन 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पर, मतलब उसके इसके राइट पर, उससे लेफ्ट पर, तो मैक्सिकन कैप्टन यहाँ बैठेगा, राइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इमीडिएट राइट ऑफ द कैप्टन ऑफ मैक्सिको मैक्सिको का, तो मैक्सिको जो कैप्टन है वो हमने बता दिया, अब उसका राइट में, उसके राइट में मतलब हमें बताना है कि अगर मैक्सिकन कैप्टन यहाँ है तो हमें बताना है ये यहाँ पे कौन बैठेगा, है ना। अभी तो हम पहले चीज हम कहीं भी रख सकते हैं, इसलिए हमने इंडिया को यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इतना तो सबको समझ आ गया होगा, है ना। तो ये तो बहुत इजी था, ये तो सबको समझ आ गया होगा। अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट जो इसका क्वेश्चन का है वो पढ़ना है कि only 2% sit between the Russian captain and the Spain captain. Neither the Russia captain nor the Spain captain is the immediate neighbor of the Indian captain. सॉरी, देखो इंडिया कैप्टन यहाँ है, ना तो ये यहाँ आएगा ना ये यहाँ आएगा, ना रशिया ना स्पेन, तो यहाँ पे आ सकता है ना, और यहाँ पे भी आ सकता है, ऊपर वाली जगह आ सकता है, ये यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो यहाँ 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 आ सकता है ना। और ये हमें बोल क्या रहा है, यहाँ पे देखो ओनली 2% सिट बिटवीन रशिया कैप्टन एंड स्पेन कैप्टन, रशिया और स्पेन कैप्टन के बीच में 2 ही पर्सन बैठेंगे, तो अगर 2 पर्सन बैठेंगे तो यहाँ तो देखो रशिया है, स्पेन यहाँ भी आ सकता है, रशिया इधर है, स्पेन यहाँ भी आ सकता है, जहां भी आ सकता है ना, तो अभी तो हम नहीं बिठा सकते इसको, कहाँ आएगा, अगला पढ़ो आप। तो neither the Russia captain nor the Spain captain is the immediate neighbor of the Indian captain. The captain of the Japan sits second to the right of the Peru captain. Peru captain is not the immediate neighbor of the sorry, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द इंडियन कैप्टन, सो द रशियन कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द इंडियन कैप्टन। देखो रशिया कैप्टन और स्पेन कैप्टन के बारे में यहाँ कोई बात हो रही थी, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि रशिया कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द इंडियन कैप्टन, राइट। तो आप वापस गए, आपने बोला रशिया कैप्टन ये रहा, मतलब
रशिया कैप्टन जो है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द इंडियन कैप्टन, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, राइट में बैठना है। 1 2 3 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द इंडियन कैप्टन, तो रशियन कैप्टन यहाँ बैठेगा। अगर रशिया यहाँ बैठेगा तो दो छोड़ के यहाँ पे कौन बैठेगा, स्पेन, राइट। यहाँ रशिया आ गया, यहाँ स्पेन आ गया। अब हमें समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, है ना। तो आगे का पढ़ो, यहाँ पे आ जाओ आप वापस। ओनली 2% सिट बिटवीन रशिया एंड स्पेन, ये रशिया हो गया, स्पेन हो गया। नाइदर रशिया कैप्टन और स्पेन कैप्टन इज इमीडिएट नेबर ऑफ द इंडियन कैप्टन, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। द कैप्टन ऑफ जापान सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पीरू कैप्टन, पीरू कैप्टन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द इंडिया, तो इंडिया का इमीडिएट नेबर तो ये है नहीं। और जो है जो कैप्टन है जापान का सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पीरू कैप्टन, the captain of Japan sits second to the right of the Piru captain, captain of Japan। अब पीरू कैप्टन कहाँ बैठेगा, पर हमें ये पता है कि अगर पीरू कैप्टन यहाँ बैठेगा तो सेकंड राइट में, मतलब 1 2 यहाँ बैठ सकता है, पर यहाँ तो पीरू आएगा नहीं, तो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ये यही दो स्पेस बचा है उसके लिए, ये दो जगह तो हो नहीं सकता। अगर पीरू यहाँ आएगा तो राइट में दो, यहाँ पे इंडिया की जगह तो आप उसे नहीं बिठाएंगे। तो हमें पता चल गया कि पीरू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जिसके ये इधर की साइड जो है एरो क्या है नीचे, इधर की साइड क्या है लेफ्ट, इधर की साइड वाला क्या होगा राइट, इस एरो से, है ना, राइट। तो आप ये देखो यहाँ पे पीरू बैठ गया, तो इससे राइट साइड में 1 2 यहाँ पे कौन बैठेगा, जापान का कैप्टन, राइट। पर हमारा आंसर ना यहीं तक ही सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमें पता चलना था कि इसके राइट में कौन बैठेगा, पीरू। तो हमारा आंसर हमें आ चुका है, और यहाँ पे एक ही जगह बचा है। अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा करना चाहें तो आगे हम देख के पूरा कर सकते हैं। हमें पता है एक ही जगह ना बचा है, वो वहां पे बैठेगा। कौन बैठेगा इधर, अर्जेंटीना का कैप्टन जो बैठेगा, अर्जेंटीना का कैप्टन इधर बैठेगा, राइट, अर्जेंटीना का। तो ये चीज हमें पता चल गया है। दिस इज रियली वेरी सिंपल कि अब यहाँ पे अर्जेंटीना का बैठेगा क्योंकि और कोई जगह नहीं बचा है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा बैठेगा, जो हमारा आंसर है वो है डी, पीरू। बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो आप फिर से रिवाइंड करिए, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। दिस इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, रियली वेरी इजी। और बहुत ही कम समय में मैं आपको समझा रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इसको बताने में, वरना आपको जो मैंने तरीका बताया आपको स्किप कर करके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन को स्किप करके पढ़ेंगे तो जो नेसेसरी कंडीशंस आप वो पढ़ें कि फेस कहाँ फेस हो रहा है, वो फेस वाला तो हमने वो डिलीट ही कर दिया है। देखो मैं आपको बता दूं, फेस का हो रहा है सेंटर में, ये जो सेंटर वाली बात है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है सेंटर की, है ना। फिर कितने जने हैं आपको ये देखना है, फेसिंग कहाँ कर रखी है आपको ये देखना है, नेसेसरी सेम ऑर्डर में है या नहीं आपको ये देखना है। फिर जो पहली कंडीशन है वहां से पढ़ के आपको वो कंडीशन के बाद दूसरी जो आके कंडीशन है, अगर वो आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखना है कि वो कंडीशन देखो आगे वो कंडीशन कहाँ रखेंगे हम, वो हमें बता दिया उन्होंने, है ना। तो ऐसे करके वो आपको हिंट्स देंगे, उसके बाद आपको वहीं पर आना है जहाँ पे आपने छोड़ा था। यहाँ से फिर हमने पढ़ा कि कैप्टन, फिर हम जापान के कैप्टन और पीरू के कैप्टन को पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ा। यहाँ तक हमें समझ नहीं आया, फिर हमने आगे का पढ़ा कि अच्छा वो इमीडिएट नेबर नहीं है इंडिया का, तो हमें समझ आ गया कि हमें कहाँ रखना है, कहाँ रख सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अपने क्वेश्चंस को, बहुत ईजी वे से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है। Now moving on to the next question, that is, if in a certain language casual is coded as GEWYEP, how is PEOPLE coded in that language? तो देखो ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी होते हैं, रीजनिंग पार्ट में होते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल डे ड्रीमर पर हमने ऑलरेडी बना रखी है, और इसकी प्लेलिस्ट आप भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। इसके साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हमने इसके मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, इसके 6 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने जो आ सकते हैं आपके
2024 2025 के एग्जाम से, वो हमने 24-25 के एग्जाम में जो भी आ सकते हैं वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो जल्दी से जल्दी जाइए, हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से ही 20 सेकेंड में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि ये, इसको 20 सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है, इसकी ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पर अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, पहले आपने नहीं देखी है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट अपना एक वो लेना है, मतलब एक रफ शीट जो आपको मिलता है, उसमें आपको अल्फाबेट्स ABCD करके Z तक लिख लेने हैं। और वो लिखते ही आपको नंबरिंग उसमें डाल लेनी है। नंबर डालने के बाद ये आपको काम तभी कर लेना है जब आपको रफ शीट आपको दे दी जाएगी। तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको इसको अलग पेज पे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। इतना इजी क्वेश्चन, अब तक तो आपने 20 सेकंड में इसका आंसर दे भी दिया होगा। हम आप ही के लिए रुके हुए थे, पर जिन्होंने नहीं दिया है तो वो हमारे साथ बने रहे। देखो, CASUAL, कैजुअल। ये जो बन रहा है वो बन रहा है GEWYEP में। तो C से G में जाने के लिए, C से G में आप काउंट करिए, CABCDEFG। कितना प्लस कर रहे हैं हम? प्लस कर रहे हैं हम 4। A से E में जाने के लिए हम कितना प्लस कर रहे हैं? हम 4, है ना। S से W पे आप देखिए, आप प्लस कर रहे हैं, आप इसमें जाने के लिए 4। ऐसे ही सेम है, +4 हर जगह हो रहा है। तो हमारा जो दूसरा वर्ड है, let me take and duplicate slide, a blank slide for you guys to solve the question, so that you can understand that question in a more appropriate way. This is important for us guys now. PEO, people. अब PEO PLE आपको दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसका जो नया है वो आपका कैसे होगा। तो हमें ऑलरेडी +4 करना है, +4 ही तो करना है। P से +4 करेंगे तो हम आ जाएंगे T पे, E पे करेंगे हम आ जाएंगे S पे, O से करेंगे तो S, P पे करेंगे तो ऑलरेडी हमें पता है T पे, L पे करेंगे तो P पे, ई पे करेंगे तो आई पे। देखो EFGHI है ना, सीरीज वाइज। ई के बाद FGHI, आई है फोर्थ, प्लस कर दिया, राइट। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? +4, ठीक है। तो ये है हमारा TIS TPI ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से जाते हैं आगे और देखते हैं क्या हमने सही से सॉल्व किया है। अरे, हम खुद ही यहाँ पे फिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं हुए। हमें ऑलरेडी पता है कि 47 48 49 50, 47 का जो आंसर आया वो आया है डी, राइट, डी। 48 का आया है बी, तो डी बी डी ए, DBDA। डी बी डी ए, और ये एकदम करेक्ट है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही आप मतलब आप समझ नहीं सकते आपने कितना ज्यादा अपने लिए काम हल कर लिया है आज। आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस। आगे हम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या होने वाला है। आप उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। आप बहुत इजीली अपना होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट डू दैट थिंग्स इन अप्रोप्रिएट वे। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज होमवर्क में। ये 62 जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करके बताना है क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा ये सॉल्व। दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करना है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 60 आपका होमवर्क है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड
negligible thickness. Option number A is 576 centimeter square. Option B is 628 centimeter square. Option C is 616 centimeter square. And option number D is 526 centimeter square. आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 62 जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। Complete the series 148, 150, 156, 168, के आगे क्या आएगा? आपके ऑप्शंस है 174, 182, 176 या फिर 188। इन चारों में से आपका आंसर क्या आएगा? You need to solve this question in a very appropriate manner. सबका आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। अब आपको ही ये सॉल्व करना है, तो अपना वक्त जो है किसी को मत दो, किसी को अपना वक्त कभी मत दो। पढ़ाई करो, कामयाब हो और खुद पर विश्वास रखो, सब पर विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंक करो। बिकॉज थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एज इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। तो अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा बनोगे। अगर आप अच्छा नहीं सोचोगे अपने बारे में तो आप अच्छा नहीं बन पाओगे ना, क्योंकि इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। तो देखो, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो आप? खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो आप? तुम कौन हो ये याद दिलाना पड़ेगा क्या? मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या? आप बताओ ना, शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या? कैसे से हो गए हो आप अपनी कीमत को, अपनी जो किस्मत है उसको कोसते कोसते कैसे से हो गए हो आप? बैठे बैठे कब तक आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे? अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है, जब भी हम अपना कोई चीज़, अपनी कोई इम्पोर्टेंट जो है तैयारी करने वाले होते हैं किसी इम्पोर्टेंट काम की, तो सबसे पहली जो आपको चीज़ है वो आपको करनी चाहिए कि डिलीट द नेगेटिव पीपल्स। अपने पास पास से नेगेटिव पीपल, जिनके नेगेटिव थॉट है, जो कभी पॉजिटिव नहीं बोलते हैं आपके लिए या अपने लिए, उन पीपल से आप दूर रहिए। अपने पास्ट को भूल जाइए। फॉरगेट योर पास्ट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। पास्ट में की गई मिस्टेक, प्रेजेंट में की गई मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए, अपने पास्ट को भूल जाइए। रीसेट करिए खुद को, रीसेट करिए। रीसेट करने का सबसे इजी तरीका है मेडिटेशन करना, वॉक करना। अगर आप परेशान है, वॉक पर निकल जाइए। अगर आप मेडिटेट करेंगे उठते ही, सोने से पहले और जागने के बाद, तो आपको जो रिजल्ट है वो एकदम बूस्ट हो जाएगा आपका। आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करिए, रीस्टार्ट करिए और एक गोल सेट करिए। गोल सेट भी करिए और गोल को लिख भी लीजिए। गोल को लिखना, सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस को एंजॉय करना। सो एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। इफ यू get successful, now do not leave your family, do not leave your friends. Give time to them also, give time to yourself. But it's very important, your time is very important. What you are, it is really very important. क्योंकि क्योंकि देखो, करना तो आपको ही पड़ेगा ना, और आपको करना पड़ेगा। हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, अपना डिसिप्लिन के साथ। ये सब इम्पोर्टेंट है, हमें पता है, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल से चाहे हम किसी चीज़ को, तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए आपका साथ देने लगती है। और बोलते हैं ना, इट टेक द सेम एनर्जी टू वरी एज इट डज टू बी पॉजिटिव। So be positive, think positive, use your energy to think positive, and positive thing will happen. तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। आपको कामयाब करने की, आप सोचो कि आप कामयाबी की पहली सीढ़ी ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। क्योंकि किस्मत के भरोसे नहीं बैठना होता, हार्ड वर्क करते रहना होता है। सारे नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करके आप बैठे हमारे साथ, आपने नई शुरुआत करी।
तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अपने संस्कार कभी मत भूलना। अपने संस्कार कभी मत भूलना, क्योंकि कहते हैं ना कि आखिर दूसरों को, मतलब कि जो दूसरे लोग होते हैं उनको झुकाकर खुश नहीं होना चाहिए हमें, बल्कि खुद झुककर और पॉजिटिव रहकर सबको पॉजिटिव करके खुशी मिलनी चाहिए। और आपको भी शिक्षा जो है ना हमें हर किसी में बांटनी चाहिए। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं जो ट्यूशंस नहीं ले सकते हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो आप उनको शिक्षित करने में अपना टाइम जरूर दें। हम भी कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों को शिक्षित करने में अपना टाइम जरूर दें। और शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दूसरों को बता सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं और दूसरे की लाइफ उससे स्टार्ट हो सकती है, तो देखो देखो वो आपको बताना आपका वो फर्ज है कि आपको हर किसी को बताना। और ये एक नेशन के लिए भी, हमारे नेशन में एक पॉजिटिव बात आएगी कि यस, कि बहुत अच्छे से आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। तो हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो हमारे चैनल डे ड्रीमर को। हमारी सारी प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए, हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट, क्योंकि आप रुक कर बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते। चलते रहो। कितना टालोगे चीजों को, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो आप अपने सपने पूरे करने के लिए, तो क्या कर रहे हो आप अपने सपने पूरे करने के लिए? क्या कर लिया आपने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? मौके ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? मौके ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, इस वीडियो को पहुंचा दो हर किसी के पास, क्योंकि हमें पता है आप आलसी हो पर नाकाबिल नहीं। एक कोशिश कर कर को तो देखो, एक कोशिश करके तो देखो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ किया नहीं है ना तुमने दिन भर, फिर भी थक रहे हो? कुछ किया नहीं है ना तुमने दिन भर, फिर भी थक रहे हो? ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहां हो वहीं रहना है क्या तुमको हमेशा? जहां हो वहीं रहना है क्या तुमको हमेशा? अपने सपने पूरे करने के लिए आखिर तुम कर क्या रहे हो? कुछ करना शुरू करो। इस चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब करने से अपनी शुरुआत करो। ये सपने पूरे करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अपनी नाकाबिलियत को हटाकर काबिल बनना ही पड़ेगा। तो अभी इसी वक्त डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सपने पूरे करने की तरफ अपना कदम रख लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और बने रहो हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जो भी होमवर्क क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, वो होमवर्क क्वेश्चंस हमारे टाइमली आप पूरे करो। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ, क्योंकि सपने पूरे करने हैं ना, बनना है ना खास, बनना है ना सबकी आंखों का तारा। जो आप ऑलरेडी हो उसको और चमकाना है ना। हमें पता है आप डायमंड हो, तो क्यों डायमंड होते हुए भी एक एक कागज के कपड़े में, एक कागज में लिपटे हुए हो? डायमंड की चमक बढ़ाओ, अपने आप को पहचानो। आप भगवान के अंश हैं, आप गॉड के जो है, आप गॉड के अंश हैं। आप अपने आप को पहचानो और बढ़ो आगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
और हम आपसे भी ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ डे ड्रीमर चैनल पर आपके सपने पूरे करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, आपके लिए लेकर आते रहते हैं अपनी सारी की सारी वीडियोस। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। डे ड्रीमर चैनल पर बने रहिए। और डे ड्रीमर चैनल जो कि दिन में लोग सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, ये उन लोगों के लिए चैनल बनाया गया है जो सिर्फ रात को सोते हुए सपने नहीं, दिन में भी सपने देखता है और उसको पूरा करने के लिए दिन में ही उसके लिए मेहनत करता है। दिन भर मेहनत करने के बाद जो सफलता प्राप्त होती है, वो सफलता तो देखो, वो तो आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि हमें पता है आप बहुत कुछ झेल लेते हो, बहुत कुछ झेल सकते हो, तो किसी एक बात से, किसी एक फेलियर से, या कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है आपका, उससे थक कर रुक कर नहीं बैठना। क्योंकि हमें पता है आप डायमंड हो, आप चमक सकते हो। तो अपनी चमक कभी मत छोड़ना। तो आप अपने आप में जो आपका भरोसा है, उस भरोसे पे कायम रहो और बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, इस वीडियो को लाइक करते रहो। डे ड्रीमर पर जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप अपना एक टाइम टेबल जरूर से जरूर बनाइए। डे ड्रीमर चैनल आपको मोटिवेट करता है, आपके माइंडसेट पर काम करना आपको दिखाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेडिटेट करना। मेडिटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेडिटेट करते रहो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को और लाइक कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि डे ड्रीमर चैनल आपके लिए लेकर आता है स्टडी मटेरियल, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सेशंस आपके होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट जॉब जो कि सबका ही एक सपना होता है, एक स्टेबल, एक रेप्यूटेटेड गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत लोगों का सपना होता है, आईएएस बनना। बट आईएएस बनने से पहले आपको उस टाइप का माइंडसेट भी तो रखना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर में। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, बाय बाय। और हमने आपको जो होमवर्क दिया है वो आप जरूर से जरूर पूरा कीजिएगा। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, और वक्त बर्बाद नहीं करना है। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही डे ड्रीमर चैनल पे प्रीवियस ईयर आरआरबी जेईई या फिर आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चंस कीजिए। हमारे जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वक्त मिलते ही अपने करियर ओरिएंटेशन में अपना साथ दीजिए। आपका साथ, और आप अपना साथ देंगे, खुद का साथ देंगे, तभी तो आपका विकास हो पाएगा। और सबका साथ सबका विकास में हम भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।